नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंडीशन फॉर एन इंसल्ट या इंटिमिडेशन ऑफ SC/ST members to be considered an offence under the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 as per the Supreme Court ruling। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अपमान या धमकी देना अपराध माने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शर्त है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द इंसल्ट या इंटिमिडेशन मस्ट बी इंटेंशनल। अपमान या धमकी जानबूझकर की जानी चाहिए। द सेकेंड ऑप्शन इज The insult or intimidation must occur in a public place। अपमान या धमकी सार्वजनिक स्थान पर होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है The insult or intimidation must be based on the victim's caste। अपमान या धमकी पीड़ित की जाति पर आधारित होनी चाहिए। द चौथा ऑप्शन कहता है The insult or intimidation must involve physical harms। तो इसका आंसर हो जाएगा अपमान या धमकी पीड़ित की जाति पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में सुनाया कि SC/ST सदस्यों का अपमान या धमकी SC/ST अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत अपराध माना जाने के लिए यह पीड़ित की जाति पर आधारित होना चाहिए। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि जानबूझकर किया गया हर अपराध या अपमान धमकी का कृत्य जाति आधारित अपमान नहीं होता है। अधिनियम के तहत दंडनीय होने के लिए अपमान या धमकी का मूल कारण जाति तत्व होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी किसी को धमकी दे दे तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि इस पे SC/ST अत्याचार अधिनियम लगाया जाएगा। उसने कहा कि अगर आपको जाति के नाम पे, अगर आपको कोई जाति से जो धमकी दे या आपको अपमानित करे तो उस पे इस एक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन टू एक्सिबिट द फेनोमेना ऑफ सोलोल्यूमिनेसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सोलोल्यूमिनेसेंस की घटना को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। पहला है पिस्टल श्रिम्प, दूसरा है इलेक्ट्रिक इल, तीसरा है जेलफिश और चौथा है फायरफ्लाई। पहला है पिस्टल झींगा, दूसरा है इलेक्ट्रिक इल, तीसरा है जेलीफिश और चौथा है फायरफ्लाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए आंसर हो जाएगा, यानी कि पिस्टल झींगा। ठीक है, ये आपका पिस्टल झींगा है और ये आपको फ्लोरिडा मोस्ट डेंजरस गन लिंगर इसको बोला जाता है। इसको ये फ्लोरिडा में पाया जाता है और डेंजरस गन लिंगर माना जाता है। पिस्टल झींगा जो है वो सोनोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसी घटना सोलोल्यूमिनेस किसे कहा जाता है, एक ऐसी घटना है जिसमें तरल में एक छोटा बुलबुला शक्तिशाली ध्वनि तरंगों से टकराकर प्रकाश की एक चमक उत्सर्जित करता है। पिस्टल झींगा अपने पंजों को तेजी से चटकाकर ऐसा करता है जिससे एक टहने वाला बुलबुला बनता है जो तेज आवाज, गर्मी और कभी कभी प्रकाश की एक चमक पैदा करता है। यह अनूठी क्षमता उन्हें प्रयोगशाला सेटिंग के बाहर सोनोल्यूमिनेसेंस के कुछ ज्ञात प्राकृतिक स्रोतों में से एक बनाती है। तो ये आपको पिस्टल झींगा के बारे में था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स इज डायरेक्टली लिंक्ड टू लिथियम माइनिंग इन द अटाकामा डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव सीधे तौर पर अटाकामा रेगिस्तान की लिथियम खनन से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है इंक्रीज्ड वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोटों में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन कहता है सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वनों का महत्वपूर्ण नुकसान। तीसरा कहता है कंटेमिनेशन ऑफ इकोसिस्टम्स एंड वाटर सप्लाई, पारिस्थितिक तंत्र का प्रदूषण और पानी की कमी। चौथा कहता है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों का पिघलना।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, पारिस्थितिक तंत्र का प्रदूषण और पानी की कमी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अटाकामा रेगिस्तान में लिथियम खनन को गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव से जोड़ा गया है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का संदूषण और पानी की कमी का बढ़ना शामिल है। यानी कि लिथियम का जो खनन हो रहा है तो वहाँ पानी की कमी को भी महसूस किया गया है और वहाँ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अटाकामा रेगिस्तान पहले से ही पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है और लिथियम निष्कर्षण इसके सीमित मीठे पानी के संसाधनों पर और अधिक दबाव डाल रहा है। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेगिस्तान के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर रहने वाली फ्लेमिंगो जैसी प्रजाति जो है वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको अटाकामा रेगिस्तान जिसको लिथियम खनन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज पायलटिंग द 72,000 करोड़ ग्रेटर निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, GNI प्रोजेक्ट, जो कि 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कौन सा संगठन 72,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना का संचालन कर रहा है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चौथा कहता है अंडमान और निकोबार प्रशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो है वो संचालन किया जा रहा है। ठीक है, 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना 72,000 करोड़ की पहल है। इसका संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण छोर पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप के समय विकास पर केंद्रित है। नीति आयोग परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख और नीति बनाने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन? केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन कहता है टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। दूसरा कहता है टू प्रमोट ट्राइबल टूरिज्म अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में आदिवासी पर्यटन को बढ़ावा देना। तीसरा कहता है टू इंट्रोड्यूस न्यू एजुकेशनल स्कीम फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन, आदिवासी बच्चों के लिए नई शिक्षा योजनाएं शुरू करना। चौथा कहता है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन ट्राइबल सेटलमेंट, शहरी आदिवासी बस्तियों में बुनियादी ढांचा विकसित करना। इसका आंसर हो जाएगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की 100% संतृप्त प्राप्त करना, यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान का उद्देश्य PBTG क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करना है। यह अभियान देश भर में 194 जिलों में 44 लाख से अधिक व्यक्तियों को कवर करता है, जिसका उद्देश्य सबसे अधिक हाशिए पर खड़े आदिवासी समूहों तक तो आवश्यक सरकारी सेवाओं और लाभों को पहुंचाना है। इस पहल का उद्देश्य विकास में अंतर को पाटना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समुदायों के सभी पात्र सदस्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच सकें। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।